Hello everyone. Today we have start nutrition in animals part 5th. It is the last part of the chapter. Previously I explained the human digestive system. So children, today we have start digestion in grass eating animals. Okay. फर्स्ट जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो क्या हैं? जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं नॉर्मली हम इनको हर्बीवोरस भी बोलते हैं, और ये क्योंकि प्लांट्स पर ही डिपेंड है, प्लांट इनका फूड मटेरियल्स होता है। और आपने देखे भी होंगे कौन कौन से एनिमल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल काऊ है, बफेलो है, डियर है। ओके, तो दीज आर हर्बीवोरस एंड ग्रास ईटिंग एनिमल्स। सो ये आपके चैप्टर सेकेंड का पेज नंबर 17 पे पॉइंट है, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। आई एक्सप्लेन। ओके, they quickly swallow the grass and store in it a part of the stomach called rumen. ओके चिल्ड्रन, मीन्स इनमें डाइजेशन की प्रोसेस कैसे हो रही है, तो वहाँ पे पॉइंट आपका कि जैसे ये ग्रास को कंटिन्यूसली ईट करते हैं, और ईट करके जो ग्रास है वो कहाँ पर स्टोर होता है, उनके रूमेन पार्ट में। रूमेन इज द पार्ट ऑफ स्टमक। ओके, एंड रूमेन में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट का जो सेल्यूलोज पार्ट है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। Okay, continue. Here the food gets partially digested and it is called curd. Okay children, means जब उन्होंने एक बार ग्रास ईट किया वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है, यहाँ पे रूमेन में, और रूमेन में पार्शियली डाइजेशन होता है। इस प्रोसेस में जो फूड मटेरियल है इसको बोला गया है कर्ड। ओके, बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल्स च्यू इट। मीन्स अब जब वो एक बार उन्होंने ईट कर लिया, द टाइम जब वो रेस्ट टाइम में बैठेंगे कहीं पे भी, तो जो कड है फूड मटेरियल कड, वो यहाँ से दोबारा बैक होके उनके माउथ में आएगा, और यहाँ पर च्यूइंग प्रोसेस उनकी कंटिन्यूसली चलती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। मीन्स एक बार इन्होंने ग्रास ईट किया और वापस से ब्रेक होके माउथ में आ रहा है, फिर उसका च्यूइंग हो रहा है, और च्यूइंग होने के बाद फुली डाइजेशन हो रहा है। इस प्रोसेस को पूरा बोला गया है रूमिनेशन। और जो ये प्रोसेस कर रहे हैं, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट। वी नो दैट कि ग्रास जो है रिच इन सेल्यूलोज, मतलब ग्रास में मोस्टली क्या है, सेल्यूलोज, और टाइप है जो सेल्यूलोज किसका टाइप है, कार्बोहाइड्रेट का। इन रूमिनेंट लाइक कैटल, डियर। अभी चिल्ड्रन यहाँ पर 2 टाइप कैटेगरी डिवाइड कर दी एनिमल्स की, कि कुछ एनिमल्स हैं जैसे एग्जांपल डियर, उसमें जो ये रूमेन पार्ट है इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो मीन्स यहाँ पर पार्शियली डाइजेशन होगा फूड मटेरियल का रूमेन में, वो किस में होगा, डियर में। लेकिन कुछ एनिमल्स हैं फॉर एग्जांपल हॉर्स है, रैबिट है, उनमें जो बैक्टीरिया है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला, ब्रेकडाउन सेल्यूलोज का ब्रेकडाउन करने वाला, वो है एक और पार्ट है स्टमक का, दैट इज कॉल्ड कैकम। ओके, तो मतलब जो हॉर्स है या रैबिट है उनमें जो ये होगा बैक्टीरिया प्रेजेंट कैकम में है, यहाँ पर सेल्यूलोज का ब्रेकडाउन होगा। ओके चिल्ड्रन, कंटिन्यू रीडिंग। ये लिखा हुआ यहाँ पे कि एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट एटसेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैकम बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. Okay children, this means क्या है इस पॉइंट का मीनिंग, कि जो भी ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उनके स्टमक में, मतलब किसी के स्टमक के रूमेन पार्ट में बैक्टीरिया है, किसी एनिमल्स के कैकम पार्ट में बैक्टीरिया है जो ग्रास का सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करता है। बट यदि हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, कि ह्यूमन डायरेक्टली ग्रास ईट क्यों नहीं कर सकता, तो उसका आंसर यहीं पे है, क्योंकि जो ह्यूमन बींग है उसके एलिमेंट्री में कैनाल में कहीं पर भी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला कोई भी बैक्टीरिया फॉर्म इंक्लूड नहीं है। सो जो मतलब ह्यूमन बींग से इजीली ग्रास को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है पूरा। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो बहुत ही स्मॉल हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स की फॉर्म में, तो देन उनमें डाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है, तो इसका सबसे जो बेस्ट एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है वो है अमोइबा। नॉर्मली हम जानते हैं कि अमोइबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता, इरेगुलर शेप है, कोई मतलब एक फिक्स शेप नहीं है। ओके, देन यदि इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है अमोइबा का। ये इसका आउटर जो है सेल मेम्ब्रेन, अब देख लीजिए एक सिंगल सेल है, पहले तो ये एक सिंगल सेल है। ओके, एंड इसके मिडल में न्यूक्लियस फॉर्म है,
इसका जो आउटर बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन का फॉर्म है और इसमें छोटे छोटे जो बबल्स लाइक स्ट्रक्चर है इट इज कॉल्ड वैक्यूल्स, जो साइटोप्लाज्म, जो इसके इनसाइड का साइटोप्लाज्म है उसमें फ्लोट होते रहते हैं वैक्यूल्स फॉर्म। ओके, ये वैक्यूल्स फूड वैक्यूल्स बोले जाएंगे। और नॉर्मली हम जानते हैं कि जो एमोइबा है किसमें एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वाटर में, ठीक है। तो ये जो अभी इसकी बात की जाए कि इसमें फीडिंग मतलब ये अपना फूड मटेरियल कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है और उसमें उसका डाइजेशन कैसे हो रहा है, देन आपको मैं ड्रॉ के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सबसे पहले जो भी फूड पार्टिकल्स है वो भी एक टाइनी पार्टिकल्स ही है, वो जैसे इसके नियरेस्ट आता है अमोइबा के, तो जो अमोइबा की सेल मेम्ब्रेन है उससे फॉल्स फीड जिसे हमने बोला है स्यूडोपोडिया। ओके चिल्ड्रन, तो देन ये स्ट्रक्चर इसमें बन जाता है स्यूडोपोडिया का। देन ये स्यूडोपोडिया फॉर्म जो है ये बीच में एक कैविटी बना लेते हैं और फूड पार्टिकल उसमें एंटर हो जाता है एंड जैसे ही उसके नियरेस्ट आ जाएगा तो जो ये स्यूडोपोडिया है ये आउटर से इसको कवर कर लेता है, मतलब नॉर्मली इस शेप में। तो फूड पार्टिकल एंटर होता है उसकी बॉडी में और कहाँ एंटर हो जाता है, फूड वैक्यूल्स में। यहाँ मैंने ड्रॉ में आपको बताया है कि जो फूड पार्टिकल्स है एंटरिंग वैक्यूल्स, और ये जो वैक्यूल्स है ये इसकी फूड वैक्यूल्स बोली जाती है। ओके चिल्ड्रन, देन यहाँ पर क्या होगा कि जो ये वैक्यूल्स है इसके थ्रू डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होगा, किसके ऊपर, फूड पार्टिकल्स के ऊपर। तो जो फूड पार्टिकल्स है वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब जो सिंपलर सब्सटेंस में हुआ तो वो डाइजेस्टेड फूड है और वो डाइजेस्टेड फूड अमोइबा अपनी ग्रोथ मेंटेनेंस उसमें यूज कर लेता है। और जो अब जो वेस्ट मटेरियल है वो फूड वैक्यूल्स क्या होगा, जब फूड वैक्यूल्स है वो बस्ट हो जाएगी एंड फूड जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है वो उससे बाहर आ जाएगा। इस प्रोसेस को बोला गया इगेस्टेड वेस्ट मटेरियल, मतलब यहाँ से जो बाहर निकलेगा इगेशन। इन ह्यूमन बींग्स में भी था इगेशन प्रोसेस की, जो हमारा अनवेस्टेड मटेरियल्स है अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स है वो किस प्रोसेस के थ्रू आता है, इगेशन। ओके चिल्ड्रन, देन यहाँ पे इसका नेम इगेस्टेड वेस्ट है। तो यहाँ पे आपका अमोइबा जो फीडिंग और डाइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है अमोइबा में। एनी डाउट्स वो तो आप अपने नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है वो 2 पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं, एक तो स्यूडोपोडियम फॉर्म जो है एंड सेकेंड फूड वैक्यूल्स। ओके चिल्ड्रन, दिस वन इज फूड वैक्यूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछे भी जाते हैं कि जो फूड मटेरियल है वो कहाँ एंटर हो रहा है वो पॉइंट, एंड स्यूडोपोडिया ये क्या है, मतलब क्या पार्ट है। तो ये इसका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है स्यूडोपोडिया, जो किसी भी फूड मटेरियल को फूड को कैप्चर करने में और मूवमेंट में इसको हेल्प करता है अमोइबा को। ओके चिल्ड्रन, एंड फूड वैक्यूल में फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन होता है। तो ये दोनों मेन पॉइंट थे इसके। एक रिमेनिंग पार्ट अपना अभी भी बाकी है थोड़ा सा, दैट इज कॉल्ड डायरिया, पेज नंबर 70। तो थोड़ा सा उसको ओनली रीड कर लेते हैं। Sometime you may have experienced the need to pass watery stool frequently. This condition is known as diarrhea. ओके चिल्ड्रन, ये जो प्रोसेस क्या है कि मीन्स कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हमें बहुत ज़्यादा स्टूल आता रहता है कंटिन्यूसली, तो ये जो प्रोसेस को हम डायरिया बोलते हैं। इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, मोस्टली इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो है एकदम क्लीन वाटर, कई लोग ऐसे हैं जो मतलब नॉर्मली क्लीन वाटर नहीं ड्रिंक कर रहे हैं, जो भी वाटर है पॉन्ड वाला वाटर है या डर्टी वाटर है उसको क्लीन कर रहे हैं, तो उसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी में एंटर होके अपने को इन्फेक्शन कर देते हैं। और मोस्टली जो ये डायरिया प्रोसेस है चिल्ड्रन में ज़्यादा होती है। ओके चिल्ड्रन, अंडर सिवियर कंडीशन इट कैन बी फेटल। यदि ज़्यादा और ज़्यादा कंडीशन हो गई तो बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, उससे डेंजर रहता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो स्टूल जा रहा है उसके थ्रू हमारा बॉडी का वाटर और जो हमारे बॉडी के सॉल्ट्स हैं वो भी बाहर निकलते जाते हैं, तो हमें वीकनेस होती जाती है धीरे धीरे। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। यदि ऐसी कंडीशन होती है तो उसे हमें नेग्लेक्ट नहीं करना होता है। ऐसा नहीं कि हम सोचे कि 1-2 बार हम स्टूल का प्रोसेस हो गया तो हम मतलब ठीक हो गए, ऐसा नहीं। यदि ऐसी कंडीशन है कि बहुत ज़्यादा टाइम अपने को ऐसा प्रोसेस हो रही होती है तो हमें डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट should be given plenty of boiled and cooled water with a pinch of salt and sugar dissolved in it. अब यदि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर भी एक ORS पैकेट, आपने देखा भी होगा कि एक पैकेट आता है जिसे हम सचेत भी बोलते हैं या आपका ORS सॉल्यूशन। ओके, उसमें क्या क्या इंक्लूड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है
कि एक तो जो उसमें वाटर है वो बॉईल किया हुआ है, मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि जो हम मतलब मटकी का पानी है या जो भी आपका फिल्टर का पानी नहीं, उसको भी क्या किया गया है, बॉईल किया गया है, कि मीन्स कोई भी उसमें रिमेनिंग जर्म्स हो तो वो किल हो जाए। उसको बॉईल करने के बाद कूल किया हुआ है एंड उसमें क्या क्या ऐड है, आपके सॉल्ट है ऐड है एंड शुगर का पार्ट ऐड है। एंड इस सॉल्यूशन को टाइम टू टाइम पेशेंट को दिया जाता है जिससे उसके बॉडी में वाटर का जो है लेस क्वांटिटी ना हो। ओके चिल्ड्रन, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे फिनिश होता है। ओके आपका चैप्टर ये पूरा कंप्लीट है। एनी डाउट्स देन अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू।